चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जनरली कंडक्टिविटी मतलब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? जीरो कंसंट्रेशन। इसका दूसरा नाम लिख रहा, माइक ऑफ रखिए, कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन यानी शून्य सांद्रता पर चालकता या की चालकता, शून्य सांद्रता पर आयन की चालकता या इलेक्ट्रोलाइट की चालकता। इसको ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग क्या है। ये दोनों सेम है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। कैसे? देखिए इधर ध्यान से। मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है और जिसमें कोई भी आपको सोल्यूट लिया हुआ है, जैसे H2SO4। अब देखिए, अभी इसमें हमको इतना पानी डालना है, इतना पानी डाला जाए ताकि ये सारे आयंस टूट जाए, एक भी आयंस बचा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप बताइए, जब वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा यानी अप्रॉक्स इनफाइनाइट, इधर लिखा है कि वॉल्यूम को इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना है, यानी वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो आप बताइए, वॉल्यूम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कितना होगा? बोलिए। अगर वॉल जीरो हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मोलारिटी का फॉर्मूला थोड़ा बोलिए, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी जो मोलारिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। आप अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा देंगे, अगर इनफाइनाइट करेंगे, यहाँ पे अगर V टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी V को अगर इन्फिनिटिव करेंगे तो मोलारिटी क्या होगा? टेंस टू जीरो, है या नहीं? तो ये है, ये दोनों टर्म सेम है। आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलिए और जीरो कंसंट्रेशन बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसका आप मीनिंग समझिए, ये इसका लॉजिक क्या है आप सुनिए। अगर H2SO4 है, अगर हम यहाँ से H2O डाल रहे हैं और इतना इनफाइनाइट वॉल्यूम तक उसको डाल रहे हैं, तो क्या होगा? यानी जो भी इसके आयंस होंगे जो टूटे नहीं होंगे वो भी इस केस में टूट जाएंगे। पहले वाले केस में अगर कुछ आयन जो H2SO4 जो होगा वो नहीं टूटा होगा, लेकिन अभी ये सेकेंड वाले केस में H2SO4 तो पूरा टूट गया होगा। यानी इस केस में क्या होगा? अभी आयन सारे टूट चुके हैं, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी ना। अभी सारे जब आयन टूट चुके हैं तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आप फिर से इसमें पानी डालेंगे तब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सारे आयंस टूट गए हैं। तो फिर से आपको पानी डालने का कुछ यूज नहीं है। तो कहा जाता है कि ये कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? हम लोग इतना पानी डाले ताकि सारे आयंस, सारे मॉलिक्यूल टूट जाए और उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए, और फिर से अगर पानी डाला जाए तो उसके कंडक्टिविटी पे अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब हम कहते हैं अच्छा ये कब का है? कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी आप सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए
आपने एक गिलास पानी लिया और इसमें शुगर घोलकर शरबत बनाया है। इसमें ये आपका वाटर विथ एच, वाटर विथ शुगर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को एक बड़ा सा टैंक में डाल दे रहे हैं। वो कैसा टैंक, जो हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं, पानी रखते हैं छत पे, जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत बड़ा टैंक है। तो आप मेरे को बताइए इसका मिठास कितना होगा? 0 ना? कोई बोलेगा नहीं, अभी मैं इसको पूरा नदी में ही डाल देता हूं। अरे नदी में डाल दोगे तो क्या होगा, ये तो बेचारा यहीं पे मैक्सिमम टूट गया था, अब फिर से टूटने का कोई चांस है ही नहीं। नहीं है सर। तो ऐसा ही केस इसमें भी होता है। पहले वाले केस अगर में आप पानी डाल रहे हैं तो इसमें के सारे आयंस टूट जाते हैं। तो जब सारे आयंस टूट जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर से आप पानी डालेंगे तो पानी डालने का कुछ यूज नहीं है। तब हम बोलते हैं अरे यार ये इनफाइनाइट पे है। जैसे ये केस कैसा है, यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गया है, आप और भी पानी डालते जाएंगे और भी पानी डालते जाएंगे, टैंक बढ़ाते जाएंगे तो कुछ उसका यूज नहीं होने वाला है। समझ रहे क्या? जी सर, वेस्ट ऑफ पानी। हाँ, तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि आपने इतना डाइल्यूट कर दिया है ताकि उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है, और फिर से अगर आप पानी डाल रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। तब कहा जाता है अच्छा ये कंडक्टिविटी किसका है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का है या जीरो कंसंट्रेशन का है। तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स, infinite dilution means dilution to a such a instant, dilution to a such a instant, मतलब एक ऐसा अमाउंट आप यहाँ पे इस टाइम तक लेके जा रहे हैं, such a instant that the resulting solution, the resulting solution has maximum conductivity, maximum conductivity due to 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस। क्या कह रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है डाइल्यूशन इतना किया जाए ताकि रिजल्टिंग जो सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए। क्यों? क्योंकि 100% आयन टूट गया है। एंड कंडक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज, अभी वो नहीं बढ़ेगा। कंडक्टिविटी डज नॉट इंक्रीजेज ऑन फर्दर डाइल्यूशन, ऑन फर्दर डाइल्यूशन, यानी फिर से आप पानी मिलाएंगे, उसमें कुछ भी करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो हिंदी में लिख देता हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यह होता है कि किसी सॉल्यूशन में इतना पानी मिलाया जाए, इतना पानी मिलाया जाए ताकि उसकी चालकता, उसकी चालकता अनंत है, उसकी चालकता अधिकतम। चालकता अनंत होगा क्या, इनफाइनाइट होगा क्या कंडक्टिविटी? नहीं हो सकता है। उसकी चालकता अधिकतम हो जाए,
और पुनः पानी मिलाने पर पुनः पानी मिलाने पर उसकी चालकता नहीं बढ़े, तब हम वो बोलते हैं अच्छा कि अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गया है। अगर फिर से इसमें पानी मिलाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जी सर। तो ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब। तब इसमें क्या कहा जाता है, यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा तब वो कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। देखिए नोटेशन कैसा है, ये जीरो लिखा है मतलब एक कंसंट्रेशन को बता रहा है और ये इनफाइनाइट जो है वो डाइल्यूशन को बता रहा है। वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी लिखा जाता है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, तो ये दोनों सेम ही है। तो कहीं पे ऐसा नोटेशन मिलेगा तो कहीं पे ऐसा नोटेशन मिलेगा, तो टेंशन नहीं होने का। इनफाइनाइट जो है डाइल्यूशन को बताता है, जीरो जो है वो कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, जी सर। तो ये अभी हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। अगर किसी को इसके पहले वाले टॉपिक में चाहे अभी के टॉपिक में डाउट है तो मैं 5 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ, बोलिए। नो सर। देखिए मैं क्विकली इसको रिवीजन करा देता हूँ, फिर से आपको याद हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी जो है चालकता, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता किस पर निर्भर करेगा। अगर हम चाहे अगर बढ़ाने के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, जैसे बैटरी हो गया, अगर उसके अंदर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 5 फैक्टर है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डाइल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साइज ऑफ हैंड। तो टेम्परेचर, तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आयन रखे हुए हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन जो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT या 3/2 KT होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन की वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो मैं लिख दिया लैंग्वेज में कि एट टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या आयन इंक्रीजेज, हेंस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। जब ताप बढ़ता है तो आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बढ़ती है। दूसरा फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब श्यानता। आपको पता है विस्कोसिटी जो है ये दो लिक्विड या लिक्विड के अंदर दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो अगर फोर्स बढ़ गया तो मूवमेंट कम हो जाता है। जैसे आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, तो गैस की विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए फ्लूइडिटी ज्यादा होता है। लिक्विड का विस्कोसिटी उससे थोड़ा ज्यादा होता है तो उनकी फ्लूइडिटी कम होती है। सॉलिड की विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा, दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए इनका विस्कोसिटी बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे सॉलिड जहां पे रखेंगे बेचारा वहीं पे रहेगा। लिक्विड का मूवमेंट होता है, उससे डेंजर मूवमेंट है किसका, गैस का, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम। तो हमको पता है कि ये कंडक्टिविटी का कंसेप्ट किसके है, फ्लो ऑफ आयन से है, जो हम लोग डेफिनेशन में ही लिखे हुए थे कि जो हम लोग आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो मूवमेंट दिखाएगा। तो मैं 3 एग्जाम्पल लिखा, एक COH है, इसमें एक OH बॉन्ड है, इसमें 2 OH है ग्रुप और इसमें 3 OH ग्रुप। तो जितने ज्यादा OH ग्रुप बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ता है। तो विस्कोसिटी C का ज्यादा होगा B से, B का ज्यादा होगा A से, और जब विस्कोसिटी जिसका ज्यादा उसका मूवमेंट, सॉरी C का ज्यादा होगा B से, B का ज्यादा होगा A से,
तो अगर ए का जो है विस्कोसिटी कम है तो मूवमेंट ज्यादा, तो मूवमेंट ए का ज्यादा, देन बी का, देन सी का। और जिसका मूवमेंट ज्यादा, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो डाइल्यूशन जो है ना, अभी हमको पता है कि यहाँ पे जो सोल्यूट हमने लिया है, अगर हम पानी डालेंगे तो टूटेगा। तो जब हम सोल्यूट पानी डाल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन आयंस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जब ओवरऑल आयंस बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ता है। जबकि कंडक्टिविटी का अगर बात किया जाए ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब रीजन को देखा जाता है। तो पहले वाले केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा आयंस है, जबकि दूसरे वाले केस में डाइल्यूशन के चलते कम आयन हो गए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कम हो जा रहा है, इसलिए आपका कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जा रहा है। इधर लिख दिया, नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन डिक्रीजेज, हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, बट एट नंबर डाइल्यूशन इनके नंबर ऑफ आयंस इन v सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन इंक्रीजेज, हेंस मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। फोर्थ फैक्टर है सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एग्जांपल से समझाइए, H2O दोनों केस में, एक यहाँ पे H2 पोलर है, ऑयल जो है नॉन पोलर है, और NaCl पोलर है, इस केस में भी NaCl पोलर है। तो NaCl जो पोलर होता है तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा टूटेगा, नॉन पोलर में कम टूटेगा। H2O में ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा आयंस मिलेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जबकि सेकेंड वाले केस में ऑयल में जो NaCl नहीं टूटेगा तो ज्यादा आयन नहीं बनेंगे, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी उस केस में घटेगी। तो यहाँ पे लिखा है एज पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज, डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज, एंड नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, एंड कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। फिफ्थ फैक्टर है साइज ऑफ आयंस। अभी दोनों में सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, यहाँ पे Na ले लिया, यहाँ पे Mg ले लिया। आप तीसरा केस भी ले सकते हैं, जैसे H2O सॉल्वेंट है, इधर Al3+, हम देखेंगे जो साइज होगा Na का ज्यादा होगा Mg2+ से, और उसका ज्यादा होगा Al3+ से। तो जिसका साइज बड़ा होता है उसका मूवमेंट कम होता है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट Al3+ का आयन होगा, और सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होगा वो भी 3+ का होगा, क्योंकि जिसका साइज छोटा होता है उसका मोबिलिटी ज्यादा होता है, कंडक्टिविटी भी ज्यादा होता है। किसी को डाउट है?